आज के लेक्चर में हम 16.8 की बात करेंगे। 16.8 में जो टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए और वो ये है कि आपने डाइवर्जेंस कैसे लेना है। किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर आप डाइवर्जेंस लेंगे और एफ हमारे पास इक्वल है mi प्लस nj प्लस पी के यूनिट वेक्टर और डेल हमारे पास है, मिसाल के तौर पे डेल हमारे पास है आई पार्शल बाय पार्शल एक्स जे पार्शल बाय पार्शल वाई प्लस के पार्शल बाय पार्शल जेड। तो इस केस में जो डाइवर्जेंस होगा वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, पार्शल एम बाय पार्शल एक्स पार्शल एन बाय पार्शल वाई पार्शल पी बाय पार्शल जेड। ये हमें याद रखना होगा कि हम आमतौर पे ये जो m लिखते हैं ये कांस्टेंट नहीं होता है। m इज ए फंक्शन ऑफ x y z और इसी तरह से n हमारे पास है x y z और p हमारे पास है x y z। तो डाइवर्जेंस हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास डेल डॉट एफ ज़ीरो आ जाए इसका मतलब है कि नो सोर्स और सिंक। अगर हमारे पास डेल डॉट एफ ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई सोर्स है और डाइवर्जेंस जनरेट हो रहा है। अगर हमारे पास डेल डॉट एफ लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कोई सिंक है जो कि वेक्टर फील्ड को एब्जॉर्ब कर रहा है। और सोर्स जब होता है तो सोर्स के केस में जो वेक्टर फील्ड है वो इस तरह से होता है, वो बाहर की तरफ वेक्टर फील्ड बन रहा होगा जब कोई सोर्स होगा। वेक्टर फील्ड एक्सपेंशन को बेसिकली शो करता है या कंप्रेशन को शो करता है। कंप्रेस की जाती हैं जब चीजें, वेक्टर फील्ड जब कंप्रेस हो रहा होता है तो ये हमारे पास यहाँ पर कोई सोर्स होगा तो आप देख रहे हैं कि ये एक्सपेंशन है। अगर हमारे पास वेक्टर कोई वेक्टर फील्ड इस तरह से हो कि ऐसे हो, वेक्टर फील्ड वेरिएबल हो सकता है, वेक्टर फील्ड कोई मसला नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, एक्सपेंशन में डेल डॉट एफ ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। और इस केस में क्या होता है, कोई चीज सिंक कर रही है, यानी कि उसमें जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल में कोई वेक्टर फील्ड उसमें एब्जॉर्ब हो रहा है तो इस केस में डेल डॉट एफ जो है ये हमारे पास लेस देन ज़ीरो होगा। इस तरह से ये वेक्टर फील्ड मैंने सब नहीं बनाया है लेकिन आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो भी वेक्टर फील्ड है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ अगर पार्टिकल पड़ा होगा तो वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में सिंक की तरफ जा रहा होगा। ठीक? तो डेल डॉट एफ हमें पता होना चाहिए कैसे हम फाइंड करते हैं। तो तीन किस्म के ऑपरेटर आपने सीखे हैं। एक ऑपरेटर हमारे पास है ग्रेडियंट, दूसरा हमारे पास है डाइवर्जेंस। तो ये हमारे पास जो है ऑपरेटर ग्रेडियंट है और डाइवर्जेंस है हमारे पास। बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, और कर्ल का एक ऑपरेटर होता है, सॉरी एक कर्ल का ऑपरेटर होता है जो कि रोटेशन के लिए होता है। तो ये तीन किस्म के ऑपरेटर आप फ्यूचर में या किसी भी कोर्स में भी देख रहे होंगे। ग्रेडियंट बेसिकली आपको नॉर्मल डायरेक्शन में वेरिएशन बताता है, डाइवर्जेंस आपको एक्सपेंशन या कंप्रेशन या नो कंप्रेशन नो एक्सपेंशन आपको बताता है। और कर्ल हमारे पास बेसिकली बताता है कि कोई चीज़ रोटेट कर रही है, रोटेशन वहाँ पर है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं
डाइवर्जेंस थ्योरम की, डाइवर्जेंस थ्योरम। सिर्फ रिव्यू कर दूं कि हमने ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा है, ग्रीन्स थ्योरम पढ़ा है, फिर हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा है, स्टोक्स थ्योरम पढ़ा है, और तीसरा थ्योरम है डाइवर्जेंस थ्योरम। क्योंकि हम वेक्टर फील्ड से डील कर रहे हैं, वेक्टर फील्ड को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वेक्टर फील्ड के लिए हमें ये देखना होगा कि इसका कनेक्शन किसके साथ बन रहा है। मिसाल के तौर पे डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या बताता है, अगर आप इसको देखेंगे, इस टर्म इसको ये हमारे पास है एस एफ डॉट एन डी सिग्मा, ये हमारे पास सरफेस इंटेग्रल है, सरफेस इंटेग्रल है। अगर इसको आपने फाइंड करना हो और आपने प्रैक्टिस की होगी 16.7 में कि आप कैसे डी सिग्मा कितना मुश्किल से फाइंड किया जाता है, ठीक है, तो इसमें अगर हमें डिफिकल्टी है तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये कहता है कि आप क्या कीजिए कि आप पूरा वॉल्यूम ले लीजिए, पूरा वॉल्यूम ले लीजिए, और यहाँ जो भी क्वांटिटी है, जो वेक्टर फील्ड आपका है, उसका आप डाइवर्जेंस ले लें और इस वॉल्यूम में आप इंटीग्रेट कर दें तो आसानी हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब हमने सरफेस इंटीग्रल फाइंड किया था, क्योंकि ये सरफेस पे होता है तो इसलिए हम सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। जब हमने ये फाइंड किया था तो हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना पड़ रहा था, और फिर डी सिग्मा का काफ़ी मुश्किल एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जिसमें आप डी सिग्मा फाइंड करते हैं। तो हमें डाइवर्जेंस थ्योरम से आसानी हो गई कि आप क्या करें कि सिंपली डाइवर्जेंस ले लें और उसे इंटीग्रेट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पर आसानी हो जाएगी। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है कि डबल इंटेग्रल से आप ट्रिपल इंटेग्रल में जा रहे होते हैं, ट्रिपल इंटेग्रल में आप जा रहे होते हैं। ट्रिपल इंटेग्रल आमतौर पे वॉल्यूम के लिए होता है, यानी अगर कोई फॉर एग्जांपल सफियर है, सफियर अगर होगा, कुछ इस किस्म का सफियर है, तो अगर आप सरफेस इंटेग्रल फाइंड करेंगे तो सिर्फ सरफेस पे होंगे, सिर्फ सरफेस पे होंगे। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल वेक्टर फील्ड को देखना चाह रहे हैं तो ये वॉल्यूम में कैसे आप देखेंगे, पूरे वॉल्यूम में आपको इस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेक्टर फील्ड को पूरे वॉल्यूम में, किसी वॉल्यूम में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, इसमें कंडीशन ये होगी, देखें डाइवर्जेंस थ्योरम की ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें कंडीशन ये होती है कि आपके पास कॉन्टिन्यूस वेक्टर फील्ड होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस वेक्टर फील्ड नहीं है तो हमें फिर कुछ कंट्रोडिक्शन मिलेंगे जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे, इसको हम गॉस थ्योरम भी कहा करते हैं, गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम या गॉस थ्योरम हम इसे कह रहे होते हैं। पहले इसका नाम गॉस थ्योरम था, अब ये क्योंकि डाइवर्जेंस थ्योरम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ डाइवर्जेंस आ रहा होता है। चलें, कुछ एग्जाम्पल हम इस पे करते हैं सॉल्व। तो ये हमारी आसानी के लिए है डाइवर्जेंस थ्योरम, इस पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल 1 है, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड ओवर द स्फीयर, ओवर द स्फीयर दिस। तो आप देखेंगे कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि डबल इंटीग्रल सरफेस पे आप इसको सॉल्व करें, एफ का डॉट प्रोडक्ट ले लें एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ, और ट्रिपल इंटीग्रल उस पूरे वॉल्यूम पे ले लें और डाइवर्जेंस ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर है। अब लेफ्ट हैंड साइड आपने वेरीफाई करना है, आप सीखना चाह रहे हैं कि कैसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होती है। हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, और इसके साथ
एन यूनिट वेक्टर अगर आपने फाइंड करना हो, ये आपने सीखा है कि एन यूनिट वेक्टर डेल एफ ओवर डेल एफ के मैग्नीट्यूड जब लिया करते हैं तो हमें यूनिट नॉर्मल मिल रहा होता है, क्योंकि डेल एफ वो नॉर्मल टू दी सरफेस होता है। जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट बन जाता है। तो यहाँ से हम एन यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी सिग्मा हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये हमें चाहिए। यहाँ से ए डी सिग्मा हमें मिल गया। एफ डॉट एन डी सिग्मा, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ये चीज़ बन जाएगी। और ए हमारे पास है और ये सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सरफेस क्या होता है हमारे पास स्फीयर के लिए, वो 4 पाई a² यानी 4 पाई r² होता है। रेडियस यहाँ पर आता है 4 पाई r²। तो ये बन जाएगा हमारे पास सरफेस इंटीग्रल का आंसर। ये हमने सारा प्रोसीजर किया है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, यानी कि डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल फाइंड किया है। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बेसिकली फ्लक्स को शो करता है, फ्लक्स ओवर द सरफेस। जो फ्लक्स होता है वो किसी बाउंड्री से एग्जिट हो रहा होता है। जैसा कि अगर कोई वॉल्यूम है, कोई रूम है, उस रूम में अगर एयर एंटर होगी या एग्जिट होगी तो इसको हम कहते हैं फ्लक्स। तो ये फ्लक्स का ताल्लुक होता है एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर से। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का क्या आंसर आता है। तो आपने देखा, आपने सारा प्रोसीजर किया है, 4 पाई a³ हमें आंसर मिल रहा है। राइट हैंड साइड जब आप देखेंगे तो डेल डॉट एफ फाइंड करना है, जो कि 3 आंसर आ रहा है। और आप देखें कि डाइवर्जेंस थ्योरम से 2 लाइंस में हमें आंसर मिल गया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको वॉल्यूम यहाँ लिमिट भी लगाने होंगे। यहाँ डी इसलिए लिखा जाता है कि आप पूरे वॉल्यूम में इसे देख रहे हैं। यहाँ एस इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप सिर्फ सरफेस को देख रहे हैं। तो यहाँ जब इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम बाज़ औक़ात ऐसे भी होंगे जिसमें आपने लिमिट लगाना होगा, तो आप यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। वो इस तरह की क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 आप देखिए। इसमें एक चीज आप नोट करें कि जो वेक्टर फील्ड एफ था, इस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमें अंडरस्टैंड करना। डाइवर्जेंस थ्योरम की कुछ कंडीशंस होती हैं जहां वो अप्लाई होता है। आप किसी ऐसी जगह पे डाइवर्जेंस थ्योरम या ऐसे वेक्टर फील्ड पे डाइवर्जेंस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते कि जिसमें फंक्शन एफ इटसेल्फ डिसकंटीन्यूअस हो और उसका डेरिवेटिव भी डिसकंटीन्यूअस हो। ये कंडीशन है डाइवर्जेंस थ्योरम की। तो हम देखते हैं कि यहाँ सब कुछ कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर। तो ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 आप देखिए। फाइंड द फ्लक्स ऑफ एफ आउटवर्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब कट फ्रॉम द फर्स्ट octant by the planes x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1। डाइवर्जेंस थ्योरम है। x1 y1 z1 ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। x1 का मतलब होगा yz प्लेन, y1 का मतलब होगा xz प्लेन और z का मतलब होगा xy प्लेन, जो कि 1 डिस्टेंस पे है। आप डाइवर्जेंस थ्योरम लिखिए, डबल इंटीग्रल लिखिए, इसे आप क्यूब में ले जाइए, ट्रिपल इंटीग्रल में ले जाइए। लेफ्ट साइड अब आप देखिए, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें। एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी सिग्मा क्यूब जो है वो हमारे पास है डेल डॉट एफ डी वी। अब आप जब इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने सीख लिया है कि डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा? वो इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने पहले सरफेस यहाँ निकालना है, फ्लक्स यहाँ देखना है एफ डॉट एन, फिर आपने फ्लक्स यहाँ पर देखना है, फिर आपने फ्लक्स जो है वो आपने यहाँ पर देखना है। तो इन तमाम के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपको 3 इंटेग्रल्स मिल रहे होंगे, ये आपने सीखा है। तो हमारे पास जब 3 इंटेग्रल होंगे तो ये लंबा प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर आप बात करें डेल डॉट एफ यानी राइट हैंड साइड की बात करें, जिसमें डाइवर्जेंस ट्रिपल इंटेग्रल का आप देख रहे हैं या डाइवर्जेंस ट्रिपल इंटेग्रल देख रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, डेल डॉट एफ फाइंड कर लेंगे।
जब डेल डॉट एफ फाइंड करेंगे और x आ जाएगा 0 to 1, आपने इंटीग्रेट करना है। यहाँ वॉल्यूम का मतलब होता है dx dy dz। x आएगा 0 to 1, y 0 to 1 और ये 0 to 1, 3/2। तो 3/2 हमें फ्लक्स मिल रहा है। ठीक है, 3/2 हमारे पास फ्लक्स मिल रहा है, यानी कि ये पूरे वॉल्यूम से, पूरे इस क्यूबिक जो वॉल्यूम है इसमें ये हमें मिल रहा है। इसी तरह आप ये एग्जांपल 4 देखिए। एग्जांपल 4 हमारे पास है। अब यहाँ पर हमें इसको सोचना पड़ेगा। मैं एक पार्ट एक सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 4, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड। कोई मसला नहीं है, वेक्टर फील्ड इज कॉन्टिन्यूस, कहीं कोई इशू नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स शेप रीजन, कोई रीजन है इस किस्म का, तो हमें क्या करना है कि फिर इंटीग्रेट करना है। रिजल्ट ऑफ द सेम, ए के साथ ये इक्वल है। तो पहले केस में तो आपने फ्लक्स कंप्यूट करना है, यानी एफ डॉट एन कंप्यूट करना है। तो पहली जो साइड होगी वो हमारे पास है z इज इक्वल टू 1। जब z इज इक्वल टू 1 है तो ये हमारे पास होगा एक्स वाई प्लेन, जो कि z इज इक्वल टू 1 हाइट पे पड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है तो ये एक्स वाई प्लेन हमारे पास पड़ी हुई है। अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें तो इस पे यूनिट नॉर्मल क्या होगा? इस पे यूनिट नॉर्मल होगा के यूनिट वेक्टर, क्योंकि कोई भी प्लेन अगर इस तरह से है तो इसका यूनिट नॉर्मल ऐसे होगा। तो एन यूनिट वेक्टर को हम के यूनिट वेक्टर लिख देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स और जेड की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन। इसी तरह से x0 की जब आप बात करते हैं तो x0 का मतलब होता है वाई जेड प्लेन। जो वाई जेड प्लेन है, फॉर एग्जांपल अगर ये x है, ये y है, ये वाई जेड अगर है, तो इस पे यूनिट नॉर्मल जो होगा वो x डायरेक्शन में होगा। लेकिन आप जब बॉक्स बनाएंगे, पहले तो आपने बॉक्स बनाना होगा, क्योंकि ये तो कंफ्यूजन रहेगा कि यूनिट नॉर्मल इस तरफ बनेगा या दूसरी साइड पे बन रहा होगा, एन यूनिट वेक्टर इस तरह बन रहा होगा। तो अगर बॉक्स इस तरह से है, देखें आपका बॉक्स ऐसे है, तो यूनिट नॉर्मल जो होता है ये हमेशा आउटवर्ड होता है। ये एन यूनिट वेक्टर, इसके लिए यहाँ एन यूनिट वेक्टर, इसके लिए ये एन यूनिट वेक्टर, इसके लिए एन यूनिट वेक्टर जो है ये आउटवर्ड होता है किसी भी सरफेस से। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ ये जो यूनिट नॉर्मल इस प्लेन में बन रहा होगा, क्योंकि ये एक बॉक्स शेप चीज है, तो एन यूनिट वेक्टर होगा माइनस आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर है तो इसके ऑपोजिट माइनस आई यूनिट वेक्टर होगा। ये हम कंप्यूट कर लेंगे तो ये 0 आएगा। इसी तरह साइड x3 है, साइड y0 है, तो आप देख रहे हैं कि हमें काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो टोटल फ्लक्स का क्या मतलब है कि आप टोटल फ्लक्स इस क्यूब से हर जगह कंप्यूट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपने जब एफ डॉट एन कंप्यूट करना है किसी सरफेस पे, तो आपने सब साइड लेनी होगी। सरफेस का यहाँ मतलब होता है कि जो इसकी बाउंड्री होती है उसे हम सरफेस कहते हैं। अब डाइवर्जेंस से जब हम देखते हैं तो हमें एक लाइन में आंसर मिल जाता है, ये आपके सामने है, तो इसका मतलब है आसानी हो गई। तो थ्योरम ने हमें कैलकुलेशन करने में आसानी दे दी है। एग्जाम्पल 5 आप देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको आपने गौर से देखना है। फाइंड द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द फील्ड, ये फील्ड है और ये हमारे पास एफ है। इसको आपने अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द रीजन डी, जो डी है वो हमारे पास जो, यानी कि जो वॉल्यूम है वो कुछ इस किस्म का है, सफियर है, जिसकी जो लोअर बाउंड्री बी स्क्वायर है और अपर हमारे पास ए स्क्वायर है। ओके, तो अगर आप इसको देखेंगे तो पार्शल एम बाई पार्शल एक्स सो ऑन, पार्शल पी बाई पार्शल जेड, ये सब आप कंप्यूट कर रहे हैं क्योंकि डाइवर्जेंस आपको चाहिए। जब आप इसका डाइवर्जेंस कंप्यूट करते हैं तो वो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। सो द नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज 0, यानी कि उस वॉल्यूम से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है। यानी कि कोई जगह है, ऐसा कोई जगह है वॉल्यूम जिससे कुछ भी बाहर नहीं निकल, लेकिन इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। यानी कि कुछ अगर आउटवर्ड है तो कुछ इनवर्ड भी होगा। ठीक है, यानी कि उस जगह में किसी कमरे में फॉर एग्जांपल अगर कुछ एयर एंटर हो रही है तो कुछ यहाँ से एयर एंटर हो रही है, यहाँ से एग्जिट भी हो रही होगी, तो वो एंटर और एग्जिट होना वो एक ही
हमारे पास आंसर दे रहा है, तो ये तो 0 आ गया। जब आप इसको कंप्यूट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, इसी प्रॉब्लम को जब आप कंप्यूट करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड फ्लक्स कंप्यूट करते हैं, तो एन यूनिट वेक्टर आप देखेंगे एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर ये हमें मिल जाएगा, और सरफेस जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें आंसर मिल रहा है।